मुझे आशा है आप सभी अच्छे प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 नीलकंठ। करते हैं पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा अपने अनुभवों का स्मरण करती हुई अपने पक्षी प्रेम के एक संस्मरण का उल्लेख कर रही है। इस पाठ में उन्होंने मोर मोरनी के बच्चों की खरीद के साथ उनके पालन पोषण विकास एवं उनके रूप स्वभाव और व्यवहार का बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इस संस्मरण के द्वारा लेखिका का जीवों के प्रति प्रेम भाव सहृदयता तथा सहानुभूति का परिचय मिलता है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वालों की दुकान के निकट पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर को बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोर नहीं, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसा ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसा दूं? डालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे हमारा यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शवाक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बहुत कहा, भाई जरा सोच ले, अब इनमें मोर की कोई खासियत भी तो है कि तू इतनी बड़ी कीमत वैसे ही मांगने चला है। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम की और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कान में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शवाकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य ही था। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया हो। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुर्खाव के पर लगे हैं? जो पक्षी है। चढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न कुछ विशेषता आ गई। पहले अपनी पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरों से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे
इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्त वास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लग गई थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली पर इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, अनुमान लगाना कठिन नहीं है। वैसे वह जुओं पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में गहरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मजारी के लिए ऐसे ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाली में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गो की रागनी अल्फाने लगा। बड़ा खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा। उनकी गेंद जैसी छोटी खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोती मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकीम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। वे नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची गर्दाना, चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी छूप छाही गर्दन हवा में चंचल करती कलंगी, धूप छाई गर्दन हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्योम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपरयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ के कारण मोर का नाम रखा नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोशों कबूतरों की सेना एकत्र कर उस ओर जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर
मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की, वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनकी कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत्र कृदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। चाहे वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुएल सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था, उससे चींची स्वर भी इतना तीव्र निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूंछ पंख समेटकर झट से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंदकेता से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप की दो खंड कर चुका, वो शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी कारण से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जितना जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति भी एक छंद रहता था। नित्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय भूषित विभूषित हो उठता था। विस्मय भी भूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, जिसे नुकीली पैनी चोंच ने वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था। जिसे मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले ओले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के नए लाल पल्लवों से ढका था,
तब जाली घर में वह इतना स्थिर हो उठा कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा थी। मेघों की उमड़ाने से पहले ही वे हवा में उसकी सुजल आहट पा लेते थे। अब उसकी मंद केका की बूंद अनबूंद तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों की उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंद की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसका केका स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंखा और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंद को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की ब्रल दाढ़ी और सफेद डोरी से कानों में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़ी मियाँ का भाषण मेल फिर डोलने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारे का क्या हाल किया है। ऐसा कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर से पटक देता। आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अब उसी जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मरने दौड़ती। चोट से मार मार कर उसने राधा को कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ से दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह नीलकंठ के समीप किसी को आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने तो अंडे दिए तो वह पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को खेल दिया और फिर अंडे फोड़कर फूट जैसे पैरों से सब और छिपा दिए। इस कला कोलाहल से उससे भी अधिक राधा को दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के इस बक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपनी शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। गंगा की धारा में उसे प्रवाहित किया गया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान रंगित हो उठा। नीलकंठ के मरने पर तो राधा तो निश्चेष्ट थी। कई दिन कोने में बैठी रही, कई बार भागकर लौट आया था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती।
और कुब्जा ने कॉलर के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज की क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। वह आम से उतरी ही थी कि कजली हलेशन कुत्ती कुर्ती सामने पड़ गई। स्वभावानुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। अब प्रतीक्षा में ही ढुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंची झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो बताओ बच्चों, आपने इस बात से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली जैसे मनुष्य का जीवन होता है सुख और दुख का, उसी तरह पक्षियों का भी जीवन होता है, वो भी सुख और दुख जानते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।